सभी को नमस्कार। आज हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे छंद। हिंदी में गद्य और पद्य काव्य के दो रूप माने गए हैं, यानी काव्य के दो रूप माने गए हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य का नियमन और अनुशासन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे साहित्य शास्त्रियों ने व्याकरण कहा गया, यानी व्याकरण कहा जाता है उसे। गद्य का जो नियमन व अनुशासन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे साहित्य शास्त्रियों ने व्याकरण कहा है। उसके बाद में पद्य का अनुशासन और नियमन करने वाले शास्त्र को पिंगल या छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यानी जो पद्य है उसका नियम और अनुशासन जिसके द्वारा किया जाता है उसे पिंगल कहते हैं या छंद शास्त्र कहते हैं। छंद के नियम के पालन से कविता का कला पक्ष निखरता है। छंद शास्त्र या पिंगल के रचयिता है पिंगलाचार्य महर्षि पिंगलाचार्य माने जाते हैं, जो भगवान शेष के अवतार है। महर्षि पिंगलाचार्य का बनाया हुआ शास्त्र संस्कृत में छंद शास्त्र या पिंगल कहलाता है। सभी विधाओं का मूल वेद है और उसके 6 अंग है, यानी वेद के कितने अंग है? 6 अंग है। उनमें से एक छंद शास्त्र है। जो सभी विधाओं हैं उनका मूल है वेद, और वेद के 6 अंग है, और उन 6 अंग में एक आता है छंद शास्त्र। अब छंद से अभिप्राय क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। छंद एक प्रकार का नियम है जो कविता का जीवन चलाने में सहायता करता है। किसी रचना के प्रत्येक चरण में मात्राओं को अथवा वर्णों की नियम संख्या, क्रम योजना एवं यति गति के विशेष विधान पर आधारित नियम को छंद कहते हैं। जैसे भौतिक जगत में बिना पैरों के मनुष्य पंगु है, वैसे ही काव्य रूपी सृष्टि में छंद के ज्ञान के बिना न तो काव्य का यथार्थ बोध कर सकता है और न ही शुद्ध और श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकता है। यानी छंद है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अतः छंद शास्त्र परम आवश्यक है। आगे बात करते हैं। छंद की परिभाषा साधारणतः जिस वाक्य समूह में व्याकरण के नियमों की यथाशक्ति रक्षा करते हुए मात्रा वर्ण दोनों का निश्चित क्रम माप या संख्या हो, यति गति और चरणों की निश्चित संख्या या निश्चित व्यवस्था हो, तो वह छंद कहलाता है। यानी जिस वाक्य समूह में व्याकरण के नियमों की यथाशक्ति रक्षा करते हुए मात्रा वर्ण दोनों का निश्चित क्रम माप या संख्या हो, और यति गति और चरणों की निश्चित व्यवस्था हो, तो वह छंद कहलाता है। अब छंद की कुछ उनके परिभाषिक शब्द है। जैसे छंद में क्या होता है, चरण क्या होता है। जैसे प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां होती है। प्रत्येक चरण है उनको पद भी कहते हैं, चरण को पद भी कहते हैं। विशेष कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं और 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा है, सोरठा है, बरवे है। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलियां हैं, छपे हैं। ये जो अभी आप छंद के बारे में हमने पढ़ा है, ये क्या है कि छंद का एक परिचय हो गया। छंद के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। जैसे मूल स्वर है कौन कौन से, ए, ई, उ और री ऋषि। ये लघु स्वर है, उसमें 1 मात्राएं होती है, विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। मूल स्वर है ए, ई, उ और री, ये लघु स्वर है, उसकी 1 मात्रा होती है। दीर्घ स्वर जिनकी 2 मात्राएं होती है, कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऐ, ए, औ, औ, अंग, अ, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। दीर्घ स्वर जैसे इनको स्वर में तो नहीं मान सकते,
अयोगवा है ये, लेकिन दीर्घ स्वर जितने भी है उनकी दो मात्राएं। इसके अलावा जो हमने बात की, ये अनुस्वार और विसर्ग जो दो है, जिसको बोलते हैं अयोगवा है, इनकी भी दो मात्राएं होती हैं। कैसे? मात्राओं के कुछ नियम हैं। जैसे हलंत से पहले वाला अक्षर, उसकी मात्रा दो मानी जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है महत, मैं है ते, तय हलंत लगाया हुआ है, तो हलंत से पहले वाला अक्षर की मात्रा दो मानी जाएगी। जहाँ हलंत लगा हुआ है, जैसे तय से पहले है लगाया हुआ है, तो है कि वैसे तो एक मात्रा होती है, लेकिन हलंत से पहले है तो इसकी मात्रा दो मानी जाएगी। तो मैं में एक मात्रा हो गई और है की दो हो गई, तो ये कितने हो गए? तीन मात्राएं। मैं है तय में क्या था? हलंत था, इसलिए है की मात्रा दो मानी गई। फिर आता है संयुक्त व्यंजनों, जैसे अक्षय, क्षत्रि, त्रय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रेय और ध्यय से पूर्व व्यंजन दीर्घ यानी गुरु यानी दो मात्राएं होगी। जैसे विज्ञ लिखा हुआ है और वी और ज्ञ की वैसे मात्रा कितनी होगी? दो। लेकिन उन्होंने कहा है कि ज्ञ है, उससे पहले जो भी व्यंजन आएगा उसकी मात्रा दो मानी जाए। वी है, उसकी छोटा ई है तो एक मात्रा होगी, लेकिन ज्ञ है तो इससे पहले आने से इसकी मात्रा दो हो गई और ज्ञ की एक। ऐसे ही देखो, ये नक्षत्र लिखा हुआ है, नक्षत्र देखो, अक्षय, क्षत्रि, त्रय, ज्ञ, श्रेय और ध्यय, इन सभी से पूर्व व्यंजन की जो मात्राएं हैं वो दो मानी जाएगी। तो त्रय है, इससे पहले इसकी दो माने, अक्षय, क्षत्रि है, इससे पहले इसकी दो माने, तो देखिए दो दो एक, यानी कि ये जो मात्राएं हैं ये हमें पता होना चाहिए। फिर है अनुस्वार, जहाँ अनुस्वार हो किसी के ऊपर, तो अनुस्वार युक्त वर्ण की संख्या मात्रा भी दो मानी जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है कंस, तो इसकी मात्रा दो मानी जाएगी। इसके बाद में चंद्र बिंदु, ये जो हम लगाते हैं, ये जो चंद्र बिंदु है, तो ये जहाँ भी है चंद्र बिंदु युक्त वर्ण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा जो लिखा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। जैसे लिखा है हंसी, तो है और ये चंद्र बिंदी है, तो जैसा है उसकी मात्रा एक है तो एक ही मानी जाएगी। अगर हाँ होता तो दो मात्रा है तो दो मानी जाती, यानी जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाता। आगे हम बात करें मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से है उसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये तीन प्रकार के छंद है। मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो जो सम मात्रिक छंद है यानी इसमें समस्त चरणों की मात्राओं की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे को बोलते हैं सम मात्रिक छंद। इसमें है चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होती है, याद रखना आपको। रोला, जिसमें 24 मात्राएं होती है, 11 उसके बाद में 13 पर यति होती है, 11 बीच में यति यानी 13 पे, 11-13 पे यति होती है। गीतिका, जिसमें 26 मात्राएं हैं, 14 और 12 पर यति होती है। हरि गीतिका, जिसमें 28 मात्राएं हैं, 16 और 12 पर यति होती है। अब इसको थोड़ा याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, चोरो गीता हरि से। चोरो गीता हरि से याद रह जाएगा हमें। सम मात्रिक छंद है वो, जैसे चो से चौपाई यानी चोरो गीता हरि से लिखा है ना, और रो से रोला, और गीता गीतिका, और हरि से हरि गीतिका। याद रखें, ये जो है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, इन सभी में समस्त चरणों की मात्रा संख्या बराबर है और इसीलिए इसको बोलते हैं सम मात्रिक छंद। और ट्रिक है जो है चोरो गीता हरि से, याद कीजिए। इसके बाद में अर्ध सम मात्रिक छंद, इसमें दो चरणों की मात्राएं समान होती है, प्रथम और तृतीय, फिर दूसरी और चतुर्थ, ये आपस में सेम होती है। जैसे इसमें है दोहा, उसमें 24 मात्राएं हैं लेकिन 13 और 11 पर यति है। सोरठा, जिसमें 24 मात्राएं हैं लेकिन 11 और 13 पर यति है। उलाला, जिसमें 28 मात्राएं हैं, 15 और 13 पर यति है। बरवे, उनमें 19 मात्राएं होती है, 12 और 7 पे यति होती है। ट्रिक मैंने लिखी है इसकी,
दोस उबार, दोस उबार, दो से दोहा, श से सोरठा, ऊ से उलाला, बा से बरवे। ये है अर्धसममात्रिक छंद। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है, तो आपको दे दिया जाएगा दोहा, सोरठा, उलाला और गीतिका। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं कौन सा था, तो थोड़ा याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखें। चोरो गीता हरि से सममात्रिक छंद है और अर्धसममात्रिक छंद है वो दोष उबार, याद कर लीजिए। उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। 4 से अधिक यानी 6 चरणों वाले छंदों को विषम मात्रिक छंद कहते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें 2 छंद आपस में मिल जाएंगे तो विषम मात्रिक बन जाएगा। विषम मात्रिक छंद है अपने छपे, आपको याद करना है छरो, छपे से छरो, छपे छरो। छपे मतलब जो छपे छंद है, रो मतलब रोला और ऊ मतलब उलाला, यानी छपे छंद है वो रोला और उलाला से बना है, रोला और उलाला से बना है। अब रोला हमने पीछे भी याद कर लिया है, 24 मात्राएं हैं और 11 और 13 प्रयति है। उलाला उसमें 28 मात्राएं हैं जो हमने पहले याद कर रखी है, 28 मात्राएं हैं, 15 और 13 प्रयति है। इस तरह की इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, छपे बन जाएगा, और चरणों की संख्या भी बढ़ जाएगी 6 चरणों वाले छंदों को। इसके बाद में बात करते हैं कुंडलियाँ। जो विषम मात्रिक छंद है उसमें आती है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ वो भी 2 छंदों से मिलकर बना होगा। अब कुंडलियाँ हम याद करें, जैसे मान लो सांप है, सांप ऐसे बैठा है तो ये कुंडलियाँ, कुंडली मार के बैठता है ना। अब क्या है कि कुंडलियाँ मतलब ऐसे हम किसी को ऐसे ऐसे देखते हैं इस तरह के, तो हमें क्या दोहरा आ जाता है। इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाइए, कुंडलियाँ दोरा या दोरो। जैसे इसके अंदर क्या है, दोहा है और रोला है। अब दोहे की वही 24 मात्राएं हैं, रोले की भी 24 मात्राएं हैं। दोहा में 13 और 11 प्रयति है और रोला में 11 और 13 प्रयति है। तो थोड़ा इसको याद कर लीजिए। छपे छरो, रोला और उलाला से बना है। कुंडलिया दोरो या दोरा यानी कि दोहा और रोला से बना है। आगे चलते हैं। उसके बाद में है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद को याद करने के लिए एक सूत्र बताया हुआ है। वर्णों को, वर्ण यानी गण कितने होते हैं, ये माता राजभान सलगा, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद में समवर्णिक छंद होते हैं और एक होता है मुक्त वर्णिक छंद। 2 तरह के होते हैं वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। तो हमारे फर्स्ट ग्रेड में एक ही है अभी, द्रुत विलंबित, जिसमें 12 वर्ण होते हैं। समवर्णिक छंद है जिसमें 12 वर्ण होते हैं और उसमें है नबबरा यानी नगण, भगण, भगण, रगण, इस तरह के उसमें गण पाए जाते हैं। द्रुत विलंबित है, उसमें 12 वर्ण, उसका अन्य नाम सुंदरी भी है और हरणी प्लूता भी कहते हैं। थोड़ा याद रखें, समवर्णिक छंद है वो द्रुत विलंबित है जिसमें 12 वर्ण है और जो वर्ण हैं उनमें गणों की संख्या किस प्रकार से होगी, नबभरा या नगण, भगण, भगण, रगण से। फिर आता है मुक्तक वर्णिक छंद। उसे जैसे हमारे यहाँ एक ही दिया हुआ है कवित, और कवित को ही बोलते हैं घनाक्षरी। कवित भी 3 प्रकार के हैं, एक तो है मनहरण कवित, एक है रूप कवित और तीसरा है देव कवित या घनाक्षरी। अब देखिए, मनहरण कवित जिसमें 31 वर्ण होते हैं, याद रखना आपको, मनहरण जिसमें 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है। इसमें वर्ण गिने जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये वर्णिक छंद है। 31 वर्ण वाले मनहरण कवित जिसमें 16 और 15 पर यति, और कभी कभी देखा जाता है कि 8, 8, 8, 7 पे यति होती है। उसके बाद में दूसरा है रूप कवित या घनाक्षरी जिसमें 32 वर्ण होते हैं। फिर है देव घनाक्षरी जिसमें 33 वर्ण है। जो हिंदी के आचार्य कवि हैं देव, उन्हीं ने इसकी रचना की, ये मानो, क्योंकि देव ने जितने भी कवित लिखे हैं वो 33 वर्णों वाले ही लिखे हैं, इसलिए उनके नाम से ही इसका नाम पड़ा है देव कवित या देव घनाक्षरी। विशेष देखिए इसमें बात क्या है कि 26 से अधिक वर्णों वाले जो चरण होते हैं उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद में होते हैं, मतलब जिसमें 26 वर्ण से अधिक
चरण होते हैं या वर्ण होते हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? दंडक कहते हैं। यानी कवित्व भी एक प्रकार का क्या है? दंडक है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।